Hello, everybody. Welcome to Everest Coaching Institute. Today, we will discuss class 7th science. Chapter name is Water, a Precious Resource. आज हम ये चैप्टर डिस्कस करेंगे वाटर अ प्रेशियस रिसोर्स। बच्चे जैसे आपको है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है लाइफ के लिए। विदाउट वाटर लाइफ इज़ नॉट पॉसिबल, चाहे वो प्लांट्स की हो चाहे वो एनिमल्स की हो। लाइफ के लिए वाटर बहुत एक नेसेसिटी है, बहुत ज़रूरी चीज़ है। इसीलिए आपने कोटेशंस कितनी पढ़ी होंगी, जैसे जल है तो जीवन है, वाटर इज़ लाइफ, सेव वाटर। वाटर के अपने ऊपर आपने कितनी कोटेशंस आपने पढ़ी हैं, वो इसीलिए कि वाटर जो है वो एक नेसेसिटी है लाइफ की। एक ये नेचुरल रिसोर्स है, गॉड गिफ्टेड है, ये ह्यूमन मेड नहीं है, नेचुरल है। और ये बहुत ज़रूरी है लाइफ के सर्वाइवल के लिए। ठीक है, तो हम इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक फैक्ट्स हमें पढ़ लेते हैं, जो हमें पता होना चाहिए वाटर के बारे में, जो आपके 7th क्लास के लेवल के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। ओके, अब जैसे हमारा जो अर्थ है, हम अर्थ पे रहते हैं, हमारी अर्थ को हम ब्लू प्लैनेट के नाम से भी जानते हैं। ठीक है ना, अगर आपको अर्थ का दूसरा नाम आ जाए तो आप वो भी लिख सकते हो, ब्लू प्लैनेट, या अर्थ को फिलिप्स में आ जाए कि कौन से प्लैनेट के नाम से जानते हैं तो आपको पता होना चाहिए उसको ब्लू प्लैनेट भी बोलते हैं। ठीक है, तो वो क्यों बोलते हैं? क्योंकि अर्थ का सरफेस एरिया जो है, वो सरफेस जो है अर्थ का ऊपरी हिस्सा जो है वो काफ़ी पानी से कवर्ड है। कितना पानी से कवर्ड है? 71% ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड विद वाटर। अब 71% जो अर्थ के ऊपर पानी है, पर ये सारा का सारा इतना सारा पानी है, फिर भी हम कहते हैं जो वाटर है वो बहुत प्रेशियस रिसोर्स है। वो क्यों कहते हैं हम? Why, when water is abundantly available on earth, even though we say it is a precious resource? Why so? क्यों कहते हैं हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे कि हम क्यों कहते हैं वाटर को एक प्रेशर रिसोर्स। इस चैप्टर में हम ये डिस्कस करेंगे। ठीक है, आप देखो वाटर जो है आपको कितनी फॉर्म्स में अवेलेबल है। सी में है, सीज देखो, हमारे सीज जो है कितने पानी से भरे हुए हैं। रिवर्स जो हैं, आइस कैप्स जो हैं, वो लेक्स हैं, ग्राउंड वाटर, ये सारे सोर्सेज हैं जहाँ पे हमारे को पानी मिल जाता है। पानी हमें मिलता है, बट वी हैवंट सेड कि ऑल द वाटर अवेलेबल ऑन द अर्थ इज़ फिट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, फिट फॉर यूज़, हम ये नहीं कहते हैं। पर पानी जो है वो बहुत ज़्यादा है अर्थ पे, 71% अर्थ के ऊपर पानी है, जो किस किस फॉर्म में अवेलेबल है? सीज में है, रिवर में है, आइस कैप्स में है, लेक्स में है और ग्राउंड वाटर में है। ठीक है, अब ये जो जितना इतना सारा पानी हमारे जो धरती के ऊपर है, 71% अर्थ सरफेस जो पानी से कवर्ड है, वो कहता है कि जितना हमारा पानी हमारे पास है कि सारा का सारा इट इज़ नॉट फिट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। ह्यूमन कंजम्पशन के लिए सारा का सारा फिट नहीं है। ठीक है, इस क्यों ये जब सारा का सारा अवेलेबल हमारे पास हो अर्थ के ऊपर, सरफेस के ऊपर पानी है, व्हेन इट इज़ नॉट फिट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, सो इट इज़ नोन एज अ प्रेशियस रिसोर्स। क्योंकि ये सारा का सारा हम पी नहीं सकते हैं। अगर ह्यूमन बींग्स उसको ड्रिंक करेंगे, इनटेक करेंगे, तो वो उनकी हेल्थ के लिए ठीक नहीं है। ओके, ये जो हमारे पास अभी ये बात आई कि सारा का सारा हमारे पास पानी जो है वो ह्यूमन कंजम्पशन के लिए फिट नहीं है। अब जो ह्यूमन कंजम्पशन के लिए फिट है वो कितना है? वो बहुत स्मॉल अमाउंट है, जिसको हम फ्रेश वाटर बोलते हैं। फ्रेश वाटर इज अवेलेबल इन वेरी स्मॉल अमाउंट। ये वो पानी है जो बहुत स्मॉल अमाउंट में अवेलेबल है, विच इज़ फिट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, विच एनीबडी कैन टेक। अगर हम ह्यूमन बॉडी में इनटेक करते हैं तो हमें कोई उससे हार्मफुल इफेक्ट नहीं होगा। ठीक है, सारा का सारा पानी हम नहीं पी सकते, थोड़ा सा पानी है। अब हम वो डिटेल करेंगे कि क्या कितना पानी है जो विच इज़ फिट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। ठीक है, देखो एक आपके लिए नया वर्ड आ गया, पोर्टेबल वाटर। अब पोर्टेबल वाटर क्या होता है? पोर्टेबल वाटर बच्चे वो वाटर होता है, इट रेफर्स टू द वाटर फ्रॉम एनी सोर्स विच इज़ फिट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन।
जैसा मर्जी पानी जौन से मर्जी सोर्स का हो, जो पानी ह्यूमन कंजम्पशन के लिए ठीक है, जिसको अगर आप इनटेक करते हो, पानी को पी सकते हो जौन से पानी को, दैट वाटर इज रेफर्स टू पोर्टेबल वाटर। ठीक है, अगर आपको कोई बोले पोर्टेबल वाटर, तो ये नहीं डरना है कि नया वर्ड आ गया। पोर्टेबल वाटर वो होता है विच इज़ फिट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, विच इज़ अवेलेबल फ्रॉम एनी सोर्स, कहीं से भी अवेलेबल है, पर आपके सेहत के लिए वो ख़राब नहीं है, वो ठीक है, डैट इज़ अ पोर्टेबल वाटर। जैसे एग्जाम्पल है उसकी, वाटर रिलीज फ्रॉम इंडस्ट्रीज इज़ नॉट पोर्टेबल वाटर। अब इंडस्ट्री से जो पानी रिलीज होता है, इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर जो है, दैट इज़ नॉट अ पोर्टेबल वाटर, वो पोर्टेबल वाटर नहीं है, क्योंकि इट इज़ नॉट सेफ फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, क्योंकि उसके बीच में केमिकल्स भी होंगे, कितना उसमें एसिड्स भी होंगे, वेस्ट मटेरियल होगा, विच इज़ दैट कैन बी टॉक्सिक इन नेचर, विच इज़ नॉट फिट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। ठीक है, पर ऐसे ही जो आपका रिवर्स में पानी आता है, ठीक है, ये तो बात थी इंडस्ट्रियल वेस्ट की, ऐसे ही जो पानी आपका रिवर्स में आता है, दैट इज़ पोर्टेबल वाटर। आपने कभी देखा होगा जो रिवर्स में चलता हुआ पानी है, लोग उसको पीते हैं। जो आपका, वैसे एक बात मैं बता दूं, जो आपका पानी चल रहा है ना, चलता हुआ पानी हमेशा इट इज़ फिट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, वो ठीक रहता है, जिसमें पानी चलता रहता है, बहता रहता है, साफ होता है पानी रिवर्स का। ठीक है, मैंने आपको एक चार्ट से समझाने की कोशिश की है। ये चार्ट को आप देखो, ये बेसिकली वाटर डिस्ट्रीब्यूशन की है, जो ये एक चार्ट ऐसा है जो अर्थ के ऊपर जितना वाटर है हमारे पास अवेलेबल है, वो सारा मैंने आपको चार्ट से समझाने की कोशिश की है। ठीक है, अब ये देखो, अब ये आपकी अर्थ है, सारी की सारी ये हमारी अर्थ है। अर्थ में हमारा पूरी अर्थ मीन्स 100% वाटर जो है वो आपका अवेलेबल है। वो दो हिस्सों में बटा हुआ है, एक सलीन वाटर है और एक फ्रेश वाटर है। सलीन वाटर है 97% विच इज़ नॉट फिट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। ठीक है बेटा, ये पानी जो है पीने लायक नहीं होता, जो सीज वगैरह में होता है, सी में, ओशंस में, वो सारा का सारे आप पानी पी नहीं सकते, क्योंकि वो नमक वाला पानी होता है, दैट इज़ नॉट फिट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। ठीक है, इसमें ये पोर्शन है, ये आपका फ्रेश वाटर है, ये कितना है 3%। मीन्स अब देखो, इतना वाटर है, जो आपका 71% वाटर अर्थ के ऊपर है, उसका 97% सलीन वाटर है, और सिर्फ 3% वाटर है फ्रेश वाटर। फ्रेश वाटर कौन सा का, विच इज़ फिट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। अब मैंने आपको आगे आपको ये जो 3% फ्रेश वाटर है, इसकी बाइफर्केशन आगे बताई हुई है इसमें। ठीक है, ये जो 3% है, इसको कैसे डिवाइड किया हुआ, ये देखो, आइस कैप्स और ग्लेशियर्स में 68.7%। ठीक है, देन आपका ग्राउंड वाटर है, वो कितना है हमारा 30.10%। ठीक है, देन कम्स योर सरफेस वाटर। सरफेस वाटर हमारा कितना है 0.3%, जो हमारा धरती के ऊपर अवेलेबल है, दैट इज 0.3%। एंड देन कम्स 0.9% हमारा अदर्स है। ठीक है बच्चे, 0.9% हमारा अदर वाटर आ जाता है। अब ये देखो, आगे मैंने एक और आपको पाइग्राफ बनाया हुआ है, ये किसकी बाइफर्केशन है, हमारे ये जो सरफेस वाटर है ना 0.3%, उसकी बाइफर्केशन है। मैं एक बार आपको फिर बता रही हूँ, ये बाइफर्केशन थी हमारी फ्रेश वाटर की, जो हमारा 3% अर्थ के ऊपर अवेलेबल है, और ये जो हमारी आगे बाइफर्केशन है, ये हम बता रही हूँ मैं आपको 0.3% सरफेस वाटर की। ओके, ठीक है, अब ये वाटर कैसे हमारा डिवाइड हुआ है, ये देखो 0.3% है, इसके बीच में ये जो ज़्यादा पोर्शन है हमारा, ये 87% वाटर जो है वो हमारा लेक्स में है। जो हमारी लेक्स में पानी कितना है, नदियों में जो पानी कितना है, वो 87% है, सरफेस एरिया है। देन कम्स ये जो 2% है एरिया हमारा, 2% हमारा वाटर जो अवेलेबल है वो रिवर्स में अवेलेबल है, और जो 11% है वो हमारा कहाँ पे रह गया, बचा हुआ 11% स्वैम्प्स में है। सो ये आपकी, फिर मैं बोल रही हूँ, ये जो आपकी बाइफर्केशन मैंने 11 टू और 87% स्वैम्प्स, रिवर्स और लेक्स की जो बताई है, वो आपकी सरफेस एरिया, सरफेस वाटर की बाइफर्केशन है, जो यहाँ पे 0.3% अर्थ का है। ठीक है,
ये आपको समझ आया, जो हमारा 3% वाटर है अवेलेबल, जो फ्रेश वाटर है फिट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, उसकी आगे बाइफिकेशन है ये। और इसके बीच में जो सरफेस वाटर है 0.3%, ये 3% का 0.3% जो वाटर है उसकी आगे बाइफिकेशन, ये लेक, स्वैम्प्स और रिवर्स है। ठीक है बेटा, तो ये हमारा कैसे हमारा वाटर डिस्ट्रीब्यूशन है हुआ है अर्थ के ऊपर। अर्थ के ऊपर हमारा पानी कैसा हमारा सारा डिवाइड हुआ है। अभी तक हमने वाटर के बारे में डिस्कस किया है कि अर्थ पे वाटर कितना है और कितना फ्रेश वाटर अवेलेबल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन है। तो अब हम बात करते हैं फॉर्म्स ऑफ वाटर की। ठीक है, इसके बाद में आगे बारी आती है हमारी कि फॉर्म कितनी कितनी तरह, कैसे कैसे, किस किस तरह का वाटर होता है, किस किस फॉर्म में अवेलेबल है। अब ये जो एक आपने 6th क्लास में भी पढ़ा होगा, वाटर की सर्कुलेशन होती है, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में जाता है वाटर, जिसको हम वाटर साइकिल कहते हैं। वो अर्थ से ऊपर क्लाउड्स में जाता है, लैंड से फिर आता है वो स्काई, क्लाउड से लैंड पे आता है, लैंड से वो क्लाउड्स में जाता है। वो पूरी वो जो सर्कुलेशन हो रही है एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में, मीन्स वो सॉलिड फॉर्म से वो लिक्विड फॉर्म में जाता है, लिक्विड फॉर्म से वो वेपर्स फॉर्म में जाता है, गैसेस फॉर्म में जाता है, तो वो उसको हम वाटर साइकिल कहते हैं। ठीक है, तो जो हमारी जो इसके फॉर्म्स है वाटर की, पहली आती है आइस। आइस हम बात करते हैं वो सॉलिड स्टेट है। आइस देखो, आप फ्रिज में भी अपने आइस बॉक्स में आइस क्यूब्स मारते हो तो वो आपकी एक सॉलिड उस स्टेट में होती है। ठीक है, उसको जैसे इसकी आप एग्जाम बता सकते हो कहाँ हो सकता है ये, कहाँ पे सॉलिड स्टेट में आपको आइस मिलेगी। आइस कैप्स पे मिलेगी, जो पोल्स पे नॉर्थ पोल या साउथ पोल के पास मिलेगी। ठीक है, देन सेकेंड फॉर्म में हमारी वाटर। आइस के बाद में आई वाटर। जब वो थोड़ी आइस मेल्ट हुई, जब वो लिक्विड फॉर्म में आई, सॉलिड से वो मेल्ट हो जाएगा, जब वो मेल्ट होएगी लिक्विड फॉर्म में आएगी तो उसको हम वाटर कहते हैं। सो वाटर कौन सी स्टेट आई? वाटर आई लिक्विड स्टेट। और ये हमारे कहाँ अवेलेबल होता है? वाटर बॉडीज़ में, सीज, ओशंस, रिवर्स, लेक्स, यहाँ सब जगह पे हमारे वाटर अवेलेबल होता है। नेक्स्ट फॉर्म आती है हमारी वेपर्स की। वेपर कौन सी है? हमारी गैसेस स्टेट है, जो हमारी हवा होती है, भाप होती है। जैसे आप कहते हो हम जब वाटर को बॉईल करते हैं तो स्टीम निकलती है, ठीक है ना, वेपर्स हमारे निकलते हैं, वो हमारी गैसेस स्टेट है। सो ये आपकी जो वाटर है वो 3 फॉर्म्स में अवेलेबल होता है, आइस सॉलिड स्टेट में, लिक्विड स्टेट में और गैसेस स्टेट में। सॉलिड स्टेट की एग्जांपल कौन सी होगी? आइस पे। आइस अवेलेबल कहाँ पे है? जैसे कहाँ पे मिलता है आपको? आइस कैप्स जो आपके पोल्स पे मिलते हैं, नॉर्थ पोल, साउथ पोल, क्योंकि बहुत ठंडी जगह पे है। देन कम्स लिक्विड स्टेट, कहाँ पे हमारी होती है? तो कौन सी होती है वाटर की? वो वाटर इटसेल्फ होता है, जो हमारे को वाटर बॉडीज़ में सीज, ओशंस, रिवर्स सब जगह पे मिलता है। एंड द थर्ड फॉर्म इज गैसेस स्टेट। गैसेस स्टेट में कौन सी होती है? वो वेपर्स की फॉर्म में, जो हमारी एयर में अवेलेबल होती है। ठीक है, सो ये सारा तो है हमारी फॉर्म्स ऑफ वाटर, जो हमने हमारी जो है ये किस किस तरह से किस किस फॉर्म में हमारे को वाटर जो है अवेलेबल है अर्थ के ऊपर। तो अब हम के बारे में कुछ पढ़ते हैं। पहले देखो इवेपोरेशन। इवेपोरेशन मीन्स गैसियस स्टेट। इवेपोरेशन आप लोगों ने बेटा 6th क्लास में भी पढ़ी हुई है। इवेपोरेशन बेसिकली इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ लिक्विड चेंजिंग इनटू गैस। जब लिक्विड गैस में चेंज होता है, पानी जब है गैसियस फॉर्म में चेंज होता है, उसको हम इवेपोरेशन कहते हैं। जैसे हम कहते हैं हमने क्लोथ्स धो के आपकी मम्मा सन में डालती हैं, जब वो गीले मम्मी आपके सन में डालती हैं तो मम्मा बोलते हैं मम्मा का मैजिक हो गया, थोड़ी देर बाद में देखो तो कपड़े एकदम सूख जाते हैं। वो मम्मी का मैजिक नहीं होता बेटा, वो इवेपोरेशन होती है। इवेपोरेशन मीन सन की हीट के कारण जो आपके कपड़ों में गर्म गीलापन है वो सारा का सारा आपका इवेपोरेट हो जाता है। सन की हीट से वो इवेपोरेट होने के कारण आपके कपड़ों में से गीलापन निकल जाता है और वो सारे वो सूख जाते हैं। ठीक है, सो इवेपोरेशन इज द प्रोसेस इन विच वाटर चेंजेस इनटू वेपर्स ड्यू टू द हीट ऑफ सन। ठीक है ना, ये जो हमारा मम्मी का मैजिक होता है, हमारे गीले कपड़े सूख जाते हैं धूप में रखने से।
सो इसकी इवापोरेशन की एक सिंपल एग्जांपल है जो आप घर में देख सकते हो। एक तो मैंने आपको ये बताई है मम्मी की मैजिक वाली, कपड़े कैसे सूखते हैं। दूसरा आप देख सकते हो इवापोरेशन में आपका जो वाटर, जब आप बॉईल करना शुरू करते हो तो वो वाटर अगर आप करते रहते हो उसको बॉईल, तो उसकी क्वांटिटी कम हो जाती है। अब ये उसकी क्वांटिटी कैसे कम होती है, वो वाटर जो है वो स्टीम बन के उड़ जाता है, ठीक है, इवापोरेशन हो जाती है वो गर्माइश के कारण। सो दिस इज ऑल अबाउट इवापोरेशन। ठीक है बेटा, आपको 6 क्लास का एक बार आपको रिकॉल हो गया सारा जो हमने 6 में पढ़ा हुआ है ये। के बाद में दूसरी चीज़ आती है हमारी कंडेंसेशन की। कंडेंसेशन बेसिकली कौन सा प्रोसेस होता है? जो आपकी इवापोरेशन में आपकी लिक्विड स्टेट से वो गैसेस स्टेट में जाता है, और कंडेंसेशन में आपकी गैसेस स्टेट से, वाटर वेपर से आपकी लिक्विड फॉर्म में आता है। आप देखो, आपने क्या किया, आपने पानी गर्म करना रखा एक बर्तन में, आपने एक उसमें सॉस पैन में पानी गर्म करना शुरू किया। वो जब गर्म हो गया तो वो आपका स्टीम बन के उड़ रहा है, पानी उड़ रहा है ना, पानी की क्वांटिटी कम हो रही है। अगर आप उसको लिड से ढक देते हो तो थोड़ी देर बाद में आप क्या देखोगे, जो आपकी लिड है वो एकदम सूखी थी पहले जब आपने रखी, एकदम सूखी लिड रखी, और थोड़ी देर बाद में आप देखोगे अब छोटे छोटे उसके ऊपर वाटर ड्रॉपलेट्स बनी होंगी। ठीक है, तो वो ठंडे लिड से टकरा के वो पानी जो आपका नीचे से पानी गर्म है, ठंडी लिड आप ऊपर रख रहे हो, तो वो ठंडा होने के बाद में वो आपकी दोबारा वाटर फॉर्म में आ जाता है। ओके बच्चे, से इससे हमारी कंडेंसेशन होती है, कैसे हमारा वेपर जो है वो आपके वाटर फॉर्म में दोबारा आते हैं, कंडेंस हो जाते हैं। सो ये बेसिकली इवापोरेशन, कंडेंसेशन को आप कह सकते हो, कंडेंसेशन इज जस्ट ऑपोजिट टू एवापोरेशन। अब ये क्यों ऑपोजिट है एवापोरेशन? क्योंकि इवापोरेशन में लिक्विड से वो वेपर्स फॉर्म में जा रहा है, गैसेस फॉर्म में जा रहा है, और कंडेंसेशन में वो गैसेस से वो लिक्विड फॉर्म में आ रहा है। ठीक है, comes precipitation. अब precipitation क्या होता है? Precipitation is any form of water which comes back on the earth's surface from the atmosphere. एटमॉस्फेयर से किसी भी फॉर्म में पानी जब जो है आपका वापस लैंड पे आ जाता है, अर्थ के सरफेस पे आ जाता है, उसको हम प्रेसिपिटेशन कहते हैं। तो इसी से हमारा वाटर साइकिल चलता है ना, प्रोसेस, जो स्टीम बनी, इवापोरेट हुआ, फिर कंडेंस हुआ, फिर वो नीचे प्रेसिपिटेशन में आया। अब नीचे जब धरती पे आया, वो किसी भी फॉर्म में आ सकता है वाटर, वो आपकी लिक्विड फॉर्म में आ सकता है, वो आपका सॉलिड फॉर्म में आ सकता है। लिक्विड फॉर्म में कैसे आ सकता है? डैट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ रेन। सॉलिड फॉर्म में कैसे आएगा? इन द फॉर्म ऑफ स्नो। जब आप कहते हो ना कि स्नोफॉल हो रही है, तो स्नो जो आपकी ऊपर से आ रही है, बेसिकली वो ऊपर इतना ठंडा एटमॉस्फेयर है कि जब वो वाटर ड्रॉपलेट्स ऊपर से क्लाउड से गिरते हैं, तो वो ठंड के कारण वो आपके फ्रीज हो जाते हैं और वो स्नो बन के नीचे गिरते हैं। और जहाँ पे इतनी ठंड नहीं है तो वो लिक्विड फॉर्म में ही आता है, वाटर की फॉर्म में आता है, रेन होती है। ठीक है, सो दिस इज अबाउट प्रेसिपिटेशन। नाउ कम टू कलेक्शन। नेक्स्ट वाटर साइकिल में कौन सा हमारा स्टेज आती है? कलेक्शन की। कलेक्शन कौन सा हो रहा है? देखो, एक पानी पहले इवापोरेट हुआ, उसके बाद में वो कंडेंस हुआ, और वो आपकी प्रेसिपिटेशन भी हो रही है। प्रेसिपिटेशन होने के बाद में जब वो पानी नीचे गिर रहा है आपका, तो वो कहाँ गिरता है? वो आपका हर जगह अर्थ के पूरे सरफेस पे गिरता है, लैंड पे भी गिरता है, वो ओशंस में भी गिरता है, लेक्स में भी गिरता है, रिवर्स में भी गिरता है। वो मतलब मेरे कहने का कि वाटर बॉडीज पे भी गिरता है, और वो अर्थ के सरफेस पे भी गिरता है। सो व्हेन वाटर फॉल्स बैक ऑन अर्थ to earth as precipitation, it may fall back in the oceans, lakes or rivers, or may end up on the land. मीन्स वो हर जगह पे पानी आपका प्रेसिपिटेशन में, मतलब जब आपका पानी नीचे रेन हो रही है या स्नो हो रही है, हर जगह पे पानी आपका गिर रहा है। तो इसके कारण है जब इतना आपकी बारिश होती है, जब तो वो आपकी वाटर बॉडीज में गिर रहा है, तब तो वो वाटर बॉडीज में कलेक्ट हो रहा है, ओशन, लेक्स, रिवर्स, सीज, इस उनमें कलेक्ट हो रहा है। बट अगर वो लैंड पे गिर रहा है, तो लैंड में क्या होता है? अगर वो देखो धरती पे गिर रहा है, मिट्टी पे गिर रहा है, तो व्हाट हैपन्स? वाटर सीप्स डाउन द ग्राउंड टू रीच एज द ग्राउंड वाटर। और जब वो सॉइल के ऊपर गिरेगा, तो सॉइल में छोटे छोटे पोर्स होने के कारण क्या है, वो पानी नीचे सीप होगा।
जब वो नीचे सीप होता जाएगा, वो बिल्कुल नीचे जाएगा, तो वो क्या होता है, वो क्या करेगा, वो ग्राउंड लेवल का वाटर जो है आपका, उसका लेवल जो है वो बढ़ा देगा, वो रिचार्ज कर देगा पानी को। ठीक है। और जो आपका लैंड सरफेस पे, जो आपका सॉइल पे नहीं गिरा, जो आपका लैंड सरफेस पे है, वो क्या है, सीवरेज सिस्टम के थ्रू वो सारा आपके ओशन, मतलब ओशन तक पहुंच जाएगा रिवर्स के थ्रू। सो जो इस टाइप से आपका वाटर जो है सारा का सारा कलेक्ट हो जाता है, जो आपका रेन प्रेसिपिटेशन हुई है किसी भी फॉर्म में, इवन इट इन द फॉर्म ऑफ रेन और इट इन द फॉर्म ऑफ स्नो, जिस मर्जी फॉर्म में हो, वो ऊपर से गिरेगा तो वो कलेक्ट हो जाता है पानी। ठीक है। आपको यही चीज़ है, देखो आपको मैंने 6 में भी करवाया था वाटर साइकिल। तो वाटर साइकिल में क्या है, दिस इज ऑल अबाउट वाटर साइकिल। ये देखो वाटर साइकिल में हमारा क्या होता है, पहले ये वाटर बॉडीज़ है, वाटर बॉडीज़ में पानी है, ये सारा ब्लू कलर का ये वाटर बॉडीज़ है। यहाँ से आपका पानी इवापोरेट हो रहा है सन की हीट से, इवापोरेशन के कारण पानी ऊपर जा रहा है, ऊपर जाता है, इवापोरेट हो रहा है, वेपर्स की फॉर्म में जा रहा है। ऊपर जाके ऊपर आपका जो एरिया है, ऊपर आपका एटमॉस्फेयर जो है वो ठंडा है, नीचे आपका गर्म है, उसके कारण वो कंडेंस होगा। कंडेंस होने के कारण फिर क्या होता है, उसके बाद में वो पानी नीचे, वो कंडेंस होने के बाद में वो नीचे वेपर जो है आपके वो वाटर की फॉर्म में बढ़ गए। अब जहाँ पे ज़्यादा ठंडा एरिया है वहाँ पे वो स्नो की फॉर्म में, और जहाँ पे ठीक है एरिया वहाँ पे वो रेन की फॉर्म में नीचे आएगा, जिसको हम प्रेसिपिटेशन कहते हैं। अब ये जब नीचे आएगा पानी रेन की फॉर्म में या स्नो की फॉर्म में, जिसकी फॉर्म में भी आएगा, जो तो पानी नीचे जा रही है, देखो जो तो वाटर बॉडीज में जा रहा है वो तो सीधा ही कलेक्ट हो रहा है। अब जो लैंड पे जा रहा है वो लैंड से वो नीचे सीप होगा, ग्राउंड लेवल रिचार्ज करेगा, और जो बाकी का पानी है वो आपका वाटर बॉडीज में पहुंच जाएगा, आपके सीवरेज सिस्टम के थ्रू, रिवर्स के थ्रू, आपके डिफरेंट वाटर बॉडीज में ओशन तक पहुंच जाएगा, और वहाँ पे आपकी कलेक्शन होगी। ये आपका साइकिल ऐसे कंप्लीट होगा। और ये साइकिल जो है ये आपका वन टाइम साइकिल नहीं है, ये कंटिन्यूस प्रोसेस है जो आपको ऑटोमेटिकली होता रहता है। ठीक है बेटा, आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब आगे बारी आती है हमारी कि जो आपकी वाटर बॉडीज में कलेक्शन तो होगी है पानी की, पानी हमारा कलेक्ट हो गया जब आपका प्रेसिपिटेशन के बाद में, पानी कलेक्शन के बाद में। अब ये अब क्वेश्चन आता है कि जो जनरल पब्लिक है वहाँ तक पानी कैसे पहुँचता है। जो तो देखो सिटीज़ हैं, ठीक है, वेल डेवलप्ड सिटीज़ हैं, वो जो अर्बन एरियाज़ है वहाँ पे पानी किसके थ्रू आता है, वहाँ पे एक म्यूनिसिपल वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है। आप देखो आपके घरों में जो पानी आता है उसका एक स्टैंडर्ड टाइम होता है, बिफोर 9 और अर्ली मॉर्निंग फ्रॉम 4 और 5 इन द मॉर्निंग टू 9 और 10 इन द मॉर्निंग तक पानी आएगा। लंच टाइम में आएगा अगर आएगा तो कुछ टाइम के लिए आएगा, वो दिया होता है, और शाम को फिर आपका 5 बजे से 9 या 10 बजे तक आपको पानी आएगा। तो ये आपका क्या है, इस पानी में आपका इस टाइम में आपका फ्रेश वाटर आता है। ये म्यूनिसिपल वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के थ्रू जो आपके सरकारी पानी जिसको हम बोलते हैं वो आपको देते हैं, और वो टाइम के पीरियड, उस टाइम पीरियड के बीच में आपको जितना मर्जी जैसे मर्जी आप पानी को यूज़ करो। अब ये जो वाटर सीधे ऐसे थोड़ा ना ओशंस में पानी आया और सीधा के सीधा आपकी घरों में पाइपें लगाई हुई हैं और आपके घरों तक पहुंच गए, नो, इट इज़ नॉट लाइक दिस। जो वाटर हमारा वाटर बॉडीज़ में कलेक्ट होता है उसको कलेक्शन के बाद में उसको प्यूरिफाई किया जाता है, फिर उसको सप्लाई किया जाता है जनरल पब्लिक में थ्रू द नेटवर्क ऑफ पाइप्स। जो आपकी ये आपकी वाटर बॉडी से पानी जो आपका आया कलेक्ट हुआ है वो आपका प्यूरिफाइड वाटर नहीं होता, जिसको ह्यूमन कंज्यूम नहीं कर सकता है, ह्यूमन कंजम्पशन के लिए वो सेफ़ नहीं है। इसलिए उस पानी को पहले साफ़ करते हैं और वो साफ़ करके प्यूरिफाई करने के बाद में फिर उसको सप्लाई किया जाता है, जनरल पब्लिक को भेजा जाता है आपके घरों में, तब वो साफ़ होके पानी आता है। पर देखो अब जो ये तो बात की थी हमने अर्बन एरियाज़ की, सिटीज़ की बात की है, पर जो रूरल एरियाज़ हैं वहाँ पे जो है वो वाटर लोग जो है जिनके यहाँ तो अब जैसे अब तो डेवलपमेंट काफ़ी हो गई, रूरल एरियाज़ में भी आपके टैप्स हैं तो सरकारी पानी वहाँ पे भी आता है। बट इवन दो जहाँ पे बहुत ज़्यादा जो रिमोट एरियाज़ है वहाँ पे पानी की अवेलेबिलिटी कैसी होती है, वहाँ पे आप जैसे पानी कलेक्ट हो रहा है, आपके बारिश हो रही है, वेल्स में जा रहा है,
आपके हैंड पंप्स में ग्राउंड वाटर भर रहा है, आपके स्प्रिंग्स आ रहे हैं उससे। तो इतने ज़्यादा रिमोट एरिया से पानी कहाँ से मिलता है आपको? वेल से मिल जाता है, हैंड पंप से मिल जाता है और स्प्रिंग से मिलता है। ठीक है बच्चे? सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट ग्राउंड वाटर। ग्राउंड वाटर क्या होता है उसके बारे में डिटेल में भी हम पढ़ेंगे। जो आपका ग्राउंड वाटर है, ग्राउंड वाटर इज अ मेन सोर्स ऑफ वाटर। अर्थ पे मेन सोर्स ऑफ वाटर जो है वो आपका क्या है? ग्राउंड वाटर है। अब ग्राउंड वाटर की अगर आपसे डेफिनेशन पूछी जाए एग्जाम में तो आप क्या बताओगे? ग्राउंड वाटर इज अ पार्ट ऑफ रेन वाटर दैट सीप्स इनटू द ग्राउंड। ये जो रेन आपकी होती है, रेन से आपका जो रेन का जो पानी होता है, रेन वाटर जो होता है, जो आपका ग्राउंड में सीप हो जाता है, उसको हम ग्राउंड वाटर बोलते हैं। ठीक है? So most moist soil at certain depth indicates its presence. अब आप देखो, जब आप मिट्टी है, आप किसी एरिया में मिट्टी को खोदोगे, ऊपर से मिट्टी आपको ड्राई होती है, ड्राई लगती है, बट थोड़े लेवल के बाद में, थोड़ी डेप्थ के बाद में आपको वो थोड़ी थोड़ी गीली लगती है। अब क्या रीज़न है, वो क्यों आपको गीली लगती है, मॉइस्ट आपको क्यों लगती है? उसका रीज़न बेटा ये है कि जो हमारा हम प्लांट्स को वाटर करते हैं, जो हम प्लांट पानी देते हैं, ये रेन वाटर रेन होती है, उससे जो वाटर सॉइल में जाता है, सीप होता है, वो पानी जब नीचे 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 जाता है सॉइल के नीचे, तो नीचे जब वो पानी जहाँ से गुजरा है वहाँ से आपको पता चलेगा कि अगर आपकी सॉइल नीचे डेप्थ में जाके मॉइस्ट है, गिल्ली है, इट मीन्स कि वाटर यहाँ से गुजरा है, नीचे गया है, इसके नीचे पानी है। ठीक है? अपर लिमिट ऑफ द डेप्थ वेयर ग्राउंड वाटर इज फाउंड इज कॉल्ड वाटर टेबल। अभी देखो, इसकी जो वाटर टेबल हमारा क्या होता है, वाटर टेबल में हम आपने कभी सुना होगा उसका लेवल बढ़ गया या उसका लेवल कम हो गया। जो ये वाटर टेबल की लोअर लिमिट है वो तो हमें नहीं पता है, वो एक डेफिनेट है, वही होती है, जिसको हम बेड रॉक कहते हैं, वो वही होते हैं, डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे। बट जो इसकी अपर लिमिट है वो वेरी करती है, कभी ये ज़्यादा हो जाती है, कभी ये कम हो जाती है। ये हम डिटेल में आगे देखते हैं, हम पढ़ेंगे वो कैसे आपकी ज़्यादा होती है, कम होती है, वो डिपेंड करेगा कितनी आपकी रेन हुई है उस एरिया में। ठीक है? जो वाटर टेबल है वो प्लेस टू प्लेस वेरी करेगा, प्लेस टू प्लेस वेरी इन द सेंस, अब आप इंडिया में देखो, अगर आप राजस्थान जाओ, वहाँ पे वाटर टेबल आपका बहुत नीचे होगा, लो होगा। वो क्यों लो होगा? क्योंकि वो ड्राई एरिया, वहाँ पे इतना बारिशें नहीं होती हैं, रेन इतनी नहीं होती है, इसके कारण आपका जो वाटर टेबल है वो नीचे है। बट अगर आप असम साइड जाओ, नॉर्थ ईस्ट एरिया में जाओ, वहाँ पे देखो बारिशें बहुत ज़्यादा होती हैं। बारिशें बहुत ज़्यादा होने के कारण क्या होता है, बारिश जब ज़्यादा होगी तो उस वहाँ पे वाटर लेवल, आपका वाटर टेबल जो है आपका ज़्यादा होगा, ऊपर होगा। ठीक है? ये बेसिकली ये हर जगह पे ही है वैसे, जहाँ पे भी जो वाटर टेबल है आपका रेनी सीजन में आपका ऊपर आ जाता है, हाई हो जाता है, और जब आपकी रेनी सीजन नहीं होता, ड्यू टू कंजम्पशन ऑफ द वाटर, उसके कारण आपका वाटर टेबल जो है वो नीचे चला जाता है। देखो, अब जो अभी तक हमने किया कि वाटर जो है वो जब आपका रेन वाटर प्रेसिपिटेशन होती है, इधर इन द फॉर्म ऑफ रेन और इन द फॉर्म ऑफ स्नो, स्नो भी तो आपकी मेल्ट होगी ना आगे ग्लेशियर्स में जाके, फिर वो आगे मेल्ट होती है। तो जो वाटर जितनी भी सोर्सेस से है वो देखो, अगर तो सीधा ही वो आपका लैंड में जा रहा है, ठीक है, सॉइल में जा रहा है, तो वो सॉइल में जाके उसने क्या करना है, वो पानी आप थोड़ी देर देखोगे आपका सॉइल के ऊपर पानी खड़ा होगा। आप कोई भी एरिया देखो, ग्राउंड देखो, मॉनसून हुआ है, बारिश हुई है, बारिश के कारण पानी खड़ा हो गया, बट आफ्टर सम टाइम आप देखोगे, थोड़ी देर के बाद में आप देखते हो वो पानी जो है वहाँ से ड्राई आउट हो जाता है, पानी वहाँ पे सूख जाता है। वो अब सोचने की बात यह कि वो पानी कहाँ गया, जो रेन से पानी इकट्ठा हुआ था एक जगह पे लैंड पे, वो कहाँ गया, सॉइल पे जो खड़ा हुआ। अब ये देखो, आपने
ये सॉइल चैप्टर में हमने ये पढ़ा हुआ है डिटेल में कि वो जो सॉइल के अंदर छोटे 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 पोर्स होते हैं जिसके कारण वो वाटर जो ऊपर से आता है वो सारा का सारा हमारा सॉइल में सीप हो जाता है और वो नीचे बहता है। अब वो नीचे जाता है नीचे जाता है नीचे जाता है, इसके कारण आपका अपर लेयर जो सॉइल की है वो एकदम सूख जाती है, ड्राई हो जाती है आफ्टर सम टाइम, and that water keeps on flowing through layers of soil till the hard rocks beneath। वो तब तक सॉइल से पानी नीचे सिपता जाता है, रसता जाता है, नीचे सीप होता रहता है होता रहता होता रहता। कब तक होता है? तब जब तक उसकी हार्ड रॉक जो नीचे हमने पढ़ी थी सॉइल चैप्टर में, लेयर्स ऑफ सॉइल में जो बेड रॉक है वहाँ तक वो पहुँचेगी। अब ये जो बेड रॉक है, ये बेड रॉक क्या होता है? बेसिकली बेड रॉक जो है आपका एक हार्ड आपकी रॉक होती है जिसके नीचे आपका पानी नहीं जा सकता, वहाँ पे जाके आपका पानी खड़ा हो जाता है, ठीक है। और उसके ऊपर जो बेड रॉक से ऊपर लेयर्स हैं वहाँ पे आपकी रॉक्स के जो साइज है छोटे 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 बड़े से छोटे छोटे होते जाते हैं और नीचे टॉप लेयर पे बिल्कुल वो सॉइल की फॉर्म ले लेते हैं। अब ये देखो, इसमें मैं आपको एक बात यहाँ पे बताना चाहूँगी, कहीं भी आपने देखा होगा कि कुछ तो रिवर्स हैं जो होती हैं वो मतलब थ्रू आउट द ईयर उनमें पानी ही रहता है, फ्लो होता रहता है, बट कुछ रिवर्स ऐसी होती हैं जो जिनमें मॉनसून में पानी भर जाता है और वो समर्स में इवापोरेशन के कारण ड्यू टू यूजेज वो पानी जो है वो ड्राई आउट हो जाता है, वो नदियाँ आपकी नहरें जो आपकी रिवर्स आपकी वो ड्राई हो जाती हैं, ठीक है। सो अब ये जो आपकी अब जो ऐसी आपकी रिवर्स है इन केस में, इस केस में देखो, अब आप देखो जो आपका वाटर टेबल है जो ड्यूरिंग योर मानसून व्हेन रेन कम्स, मानसून आती है, रेन होती है, बारिश होती है, उस केस में क्या होता है कि वो जो पानी है वहाँ पे बारिशें अगर ज़्यादा हो रही हैं, ज़्यादा होने के कारण क्या हो रहा है, पहले तो वो पानी नीचे सॉइल से नीचे रसता है, नीचे सीप होता है, पर जब अगर आपकी ज़्यादा बारिश हो रही है उस केस में क्या होगा, जो आपके सॉइल के छोटे छोटे पोर्स होते हैं, जब वो पोर्स आपके ब्लॉक हो जाते हैं, फिल हो जाते हैं सारे, तो उस केस में वो पानी ऊपर खड़ा हो जाता है, उसके नीचे वो पानी नहीं जाता। तब आपको नज़र आता है कि वो जो रिवर्स हैं वो जो ड्राई हो जाती हैं पूरे साल में, बट वो मानसून में उनका वाटर टेबल का लेवल बढ़ जाता है और पानी उसमें खड़ा हो जाता है, ठीक है। सो ड्यूरिंग मानसून्स व्हेन देयर इज रेन, तो उस केस में वहाँ का वाटर टेबल जो है वो बढ़ जाता है, लेवल बढ़ जाता है, और अदरवाइज उसका लेवल कम होता है। ऐसे ही आपको एक और एग्जांपल देती हूँ, जैसे आपके ओशंस है। अब ओशंस में जो आपका, हम बाकी डिटेल तो ये आगे इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे, पर मैं अभी आपको थोड़ा सा बता रही हूँ। ओशंस का जो नीचे ओशन बेड है वो सबसे ज़्यादा डीप होता है, ओशंस में सबसे ज़्यादा पानी होता है, ठीक है। तो वो डीप होने के कारण ओशंस में आपका वाटर ज़्यादा होता है और वो आपकी जो आपकी लेयर्स ऑफ सॉइल्स है वो नीचे 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 बहता 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 वो उतना ज़्यादा डीप और इतना ज़्यादा बड़ा होता है, तो ओशंस में पानी ज़्यादा होता है, ठीक है। अब ये देखो, द फिलिंग ऑफ एम्प्टी स्पेसेस एंड क्रैक्स डीप बिलो द ग्राउंड विद वाटर इज नोन एज इनफिल्ट्रेशन। समटाइम्स आपको क्वेश्चन आ जाता है कि इनफिल्ट्रेशन क्या होता है। इनफिल्ट्रेशन क्या है? जो आपके रॉक्स है, रॉक्स के बीच में आपकी जो कुछ एम्प्टी स्पेसेस होती हैं, जब वो एम्प्टी स्पेसेस और क्रैक्स, जब कभी भी आप दो रॉक्स इकट्ठा रखते हो तो बीच में थोड़ी सी जगह तो होती है ना, या उनमें क्रैक पड़ा होता है, उसके डीप बिलो उसके बीच में से पानी नीचे जाता है, उसको हम कहते हैं इनफिल्ट्रेशन, ठीक है। और जो आपका हार्ड रॉक्स के लेयर्स के बीच में जो पानी इकट्ठा हो जाता है, ठीक है, हार्ड रॉक्स के बीच में जो लेयर्स हैं उनके बीच में जो आपका पानी इकट्ठा हो जाता है, ग्राउंड वाटर जो आपका इकट्ठा हो जाता है, उसको हम एक्यूफायर बोलते हैं।
एक्यूफर जो है ये आपको आप कभी क्वेश्चन पेपर में आ जाता है, शॉर्ट मार्क्स में, शॉर्ट नंबर में आ जाता है, शॉर्ट क्वेश्चंस में कि एक्यूफर्स क्या होता है, तो आपको पता होना चाहिए ये कि एक्यूफर क्या होता है। इट इज़ द ग्राउंड वाटर एक्यूमुलेट्स बिटवीन द लेयर्स ऑफ हार्ड रॉक्स, ठीक है। और अब ये देखो जो हम देखते हैं ना, ये जो एक्वीफर्स हैं ये बेड रॉक से वाटर टेबल के लेवल से वो ये ऊपर होते हैं, और जो आपका पानी जो आपने देखा हो हैंड पंप से पानी आता है, या आप ये समर्सिबल लगा होता है लोगों के घर में, वहाँ से जो ग्राउंड वाटर वो खींचते हैं, तो वो कहाँ से आता है पानी, वो पानी एक्वीफर से आता है, ठीक है। क्योंकि जो वाटर टेबल है वो तो बहुत नीचे होता है, और जो एक्वीफर है वो ऊपर होता है थोड़ा, और जो आपका हैंड पंप से, आपके समर्सिबल से जो पानी आता है वो एक्वीफर से हम लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है कि जो अब देखो जो ग्राउंड वाटर है, वो ग्राउंड वाटर का यूज़ क्या है। ग्राउंड वाटर जो प्लांट्स, अब देखो जो बड़े बड़े प्लांट्स हैं, बड़े बड़े ट्रीज़ हैं, पुराने ट्रीज़ हैं, जितना पुराना ट्री होगा, जितना बड़ा ट्री होगा, उतनी उसकी रूट्स भी गहरी होंगी। तो इतनी गहरी रूट्स जिन जो प्लांट्स हैं आपके पुराने हैं और बहुत मतलब बहुत बड़े हैं, उनकी रूट्स भी ज़्यादा बड़ी हैं, तो उनको देखो आप रूटीन में हम पानी नहीं देते हैं उनको, वो क्या करते हैं, उन प्लांट्स की रूट्स इतनी बड़ी हैं कि वो अपने आप ग्राउंड वाटर्स को ले लेती हैं, सक कर लेती हैं वहाँ से पानी, और वो जो आपका प्लांट है, वो ट्री है, वो आपका ग्रो कर जाता है। अब इस केस में जो आपके प्लांट्स हैं, जो आपका वाटर ग्राउंड वाटर से ले रहे हैं, अगर वो एक्सेस पानी ले लेते हैं तो वो आपका रिलीज कर देते हैं इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर। लीव्स जो हैं वो एक्सेस वाटर को रिलीज कर देती हैं वाटर वेपर के फॉर्म में थ्रू द प्रोसेस नोन एज ट्रांसपीरेशन। ये हम डिटेल में पहले डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। अब ये देखो, ये जो आपका प्रोसेस है, जो आपका वाटर वेपर आएगा, फिर वेपोरेशन होगी, उससे फिर कंडेंसेशन होगी, फिर आपकी प्रेसिपिटेशन होगी, तो इसे पूरा आपका जो साइकिल, जो हमने वाटर साइकिल अभी हमने डिस्कस करके हटे हैं, वो पूरा का पूरा आपका क्लाउड्स बनते हैं, बारिश होती है, पूरा का पूरा आपका साइकिल कंप्लीट होता है। सो इस पूरे साइकिल से फिर दोबारा आपका पानी वापस आपका लैंड पे आ जाता है, ठीक है। अब आगे, अब देखो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। देखो जब तक तो आपने सुना भी होगा, एज लॉन्ग एज वाटर ड्रॉन फ्रॉम ग्राउंड वाटर इज रिप्लेनिश्ड बाय द सीपेज ऑफ रेन वाटर, वाटर टेबल रिमेन्स कांस्टेंट। इट मीन्स कि जब तक तो देखो, अगर हम जब वाटर टेबल है हमारा राइज होता है या लो होता है, वाटर हम लोग जो ग्राउंड वाटर हम यूज़ करते हैं, हम यूज़ जब कर रहे हैं ग्राउंड वाटर, अगर तो हमारा जितना हम यूज़ कर रहे हैं उतना का उतना पानी आपका रेन वाटर के थ्रू सॉइल जब सीप कर लेती है, ग्राउंड वाटर में चला जाता है, ग्राउंड वाटर बन जाता है, तो अगर वो उतना का सेम, अगर हम जितना हम यूज़ कर रहे हैं उतना का उतना आपका वापस आ रहा है, तो आपके वाटर टेबल में कोई दिक्कत नहीं आएगी, ना वो बढ़ेगा ना वो कम होगा, उतना का उतना ही कांस्टेंट रहेगा। पर दिक्कत कब शुरू होती है? दिक्कत शुरू होती है ना वाटर स्कार्सिटी, आपने सुना है। वाटर स्कार्सिटी क्या है? प्रॉब्लम ऑफ वाटर स्कार्सिटी इज नथिंग बट के पानी की कमी होनी। उस केस में क्या होता है कि जब हम व्हेन वी कंज्यूम मोर वाटर देन द रिप्लेनिश्ड वाटर, अगर हम पानी को ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं और उसकी रिप्लेनिशमेंट जो आपकी प्रेसिपिटेशन की फॉर्म में पानी वापस आ रहा है वो आपका कम है और आपकी यूजेज ज़्यादा है, कंजम्पशन ज़्यादा है, उस केस में वाटर स्कार्सिटी की प्रॉब्लम आती है। अब ये देखो, आपकी कंजम्पशन कब ज़्यादा होती है आपकी, ड्यू टू में देयर आर मैनी रीजंस, ये हम आगे डिटेल में डिस्कस भी करेंगे, जैसे आपकी पॉपुलेशन इंक्रीज होगी या आपकी इंडस्ट्रियल यूज़ के एक्टिविटीज़ के कारण, काफ़ी हमने डिटेल में आगे पूरा है, आगे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। जब हमारी कंजम्पशन रिप्लेनिशमेंट से ज़्यादा हो रही है, मीन्स कंजम्पशन हमारी ज़्यादा हो रही है और दोबारा हमारी प्रेसिपिटेशन के फॉर्म में हमारा वाटर रेन, मतलब जो वाटर हमारा आ रहा है वाटर साइकिल के थ्रू, वो हमारा उतना सेम क्वांटिटी में नहीं आ रहा है, उस केस में हमारी वाटर स्कार्सिटी की प्रॉब्लम अराइज होती है। तो जब ये वाटर स्कार्सिटी की प्रॉब्लम अराइज होती है, यहाँ से आपकी डिप्लीशन ऑफ वाटर की प्रॉब्लम, जो आपकी डिप्लीशन ऑफ वाटर है या वाटर टेबल आपका नीचे जा रहा है, जो आजकल कह रहे हैं कि पानी की कमी हो रही है, इसके कारण आपकी ये प्रॉब्लम अराइज होती है।
ठीक है बेटा। तो अभी तक हमने वाटर टेबल के बारे में पढ़ा है। तो अब हम डिस्कस करते हैं डिप्लेशन ऑफ वाटर टेबल, कि वाटर टेबल हमारा डिप्लीशन हो रही है, उसकी क्या उसका कारण। सो वेरियस रीजंस विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिप्लेशन ऑफ water table are increasing population, agricultural activities, industrial activities, deforestation and uneven rainfall. बेटा these are 5 मेन रीजंस विच आर रिस्पॉन्सिबल। इनके अलावा और आप जितने मर्जी बना लो, पर मेन 5 यही हैं और ये भी सारे इंटर रिलेटेड है। जब अभी हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे, पहले ही मैं आपको बता दूं, जो पहले 3 रीजंस है, इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ एंड इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़, ये तीनों इंटर रिलेटेड है। ये तीनों के तीनों इंक्रीजिंग मतलब पॉपुलेशन जैसे जैसे इंक्रीज हो रही है उसके साथ रिलेटेड है। ठीक है, इनके कारण जो है हमारी मतलब जो वाटर की यूजेज ज़्यादा हो रही है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। आगे हम करेंगे डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन है वो उसके कारण, वो बताएगा आपको कैसे हमारा रिचार्ज नीचे वाटर टेबल नहीं हो रहा, सो रिप्लेनिशमेंट प्रॉपर नहीं हो रही, उसकी वो बताएगा पूरी रीजंस। ठीक है, तो मेन 5 रीजंस रिस्पॉन्सिबल यही हैं, इनको आप जैसे मर्जी आगे बढ़ा सकते हो। तो चलो वन बाय वन हम डिटेल में इनको डिस्कस करते हैं। फर्स्ट रीज़न इज़ इंक्रीज इन पॉपुलेशन। अब इंक्रीज इन पॉपुलेशन आपको पता है ना, हम बात इंडिया की कर रहे हैं, तो इंडिया इज़ अ वास्ट कंट्री, बहुत बड़ी कंट्री है, एंड द पॉपुलेशन इज़ इंक्रीजिंग डे बाय डे। इंडिया की पॉपुलेशन दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। इंडिया के वर्ल्ड वाइड पॉपुलेशन पूरी वर्ल्ड में इंक्रीज़ हो रही है। तो जैसे जैसे हमारी पॉपुलेशन इंक्रीज़ होएगी, जैसे जैसे ह्यूमन बींग ज़्यादा आ रहे हैं इस अर्थ के ऊपर, वैसे वैसे उन लोगों की ह्यूमन नेसेसिटीज़ भी बढ़ती हैं। तो देखो, लाइफ, वाटर इज़ नेसेसिटी ऑफ लाइफ। वो वाटर जो है हर एक को जीने के लिए, सर्वाइवल के लिए और लिविंग ऑर्गेनिजम्स के सर्वाइवल के लिए वाटर नेसेसिटी है। सो जैसे जैसे ह्यूमन बींग्स की पॉपुलेशन बढ़ती है वैसे वैसे उन लोगों को पानी की डिमांड भी तो बढ़ेगी ना। पानी, अब कौन सा पानी चाहिए? पानी जो विच इज़ फिट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, राइट। ह्यूमन कंजम्पशन के लिए जो फिट है वो पानी हमारे को, उसकी ज़्यादा डिमांड पड़ रही है। वो कौन सा पानी है? इसको हम पहले हम डिस्कस भी कर चुके हैं, जिसको हम पोर्टेबल वाटर बोलते हैं। तो अब आपको पता है ये जो फिट पोर्टेबल वाटर है ये हमारे पास बहुत लिमिटेड क्वांटिटी में अवेलेबल है अर्थ में। सो जैसे जैसे हमारी पॉपुलेशन की इंक्रीज़ हो रही है वैसे वैसे हमारे पोर्टेबल वाटर की डिमांड भी बढ़ रही है। ठीक है ना। अब जैसे जितना ज़्यादा मोर नीड ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड वाटर, ये आपकी पोर्टेबल वाटर जो है, जब पॉपुलेशन बढ़ेगी तो आपको पीने के लिए पानी ज़्यादा चाहिए। ह्यूमन नेसेसिटीज़ को फुलफ़िल करने के लिए, वॉशिंग, बाथिंग एंड ऑल अदर थिंग्स, सब चीज़ों के लिए आपको पानी की ज़रूरत है। फिर आपको इंडस्ट्रियल और इरिगेशन फैसिलिटीज़ के लिए भी पानी चाहिए। जब हमारी पॉपुलेशन बढ़ेगी तो इन सारी चीज़ों की डिमांड भी तो बढ़ेगी ना, तो इन सारी चीज़ों के लिए पानी की ज़रूरत पर हमारे को पड़ती है, वो भी बढ़ेगी। ऐसे ही आप देखो, अब आप देखो पहले जब जो था कच्चा रोड्स थी, अब क्या है, पक्का रोड्स है। अब कच्चा रोड्स में और पक्का रोड्स में डिफरेंस क्या है? जो हमारी कच्चा रोड्स थी उनके बीच में पानी सीप हो जाता था, नीचे ग्राउंड वाटर जो है उसका लेवल बढ़ता रहता था। जब बारिश हो रही है, कुछ अरे पानी आपने गिरा है, वो नीचे सीप हो जाएगा। बट अब जो पक्का रोड्स है, ये जो कंक्रीट से बनी हुई हैं, जो आपकी पूरी एक लेयर ऊपर बनी हुई है, वो कंक्रीट की लेयर ऐसी जो पानी अपने थ्रू पास नहीं होने देता। जब वो लेयर पानी पास होने नहीं देती तो वो पानी आपका नीचे ग्राउंड में, नीचे अंडरग्राउंड वाटर में नीचे सीप हो ही नहीं पाएगा। जब वो सीप नहीं होएगा तो अंडरग्राउंड वाटर का लेवल जो है वो बढ़ेगा ही नहीं। तो कच्चा रोड्स में ये दिक्कत नहीं थी, पक्का रोड्स में ये दिक्कत है। अब जो हमारी ये मेटल या पक्का रोड्स आ गई जिनकी कंक्रीट लेयर ऊपर पड़ी हुई है, उसके कारण क्या है, हमारी पानी नीचे ग्राउंड लेवल तक नीचे सीप नहीं हो रहा है, ग्राउंड वाटर का लेवल नहीं बढ़ रहा है। ठीक है। अच्छा, इसके कारण क्या हो रहा है, हमारे जो एक्वाफर्स जो है वो रिचार्ज नहीं हो पा रहे, क्योंकि ग्राउंड लेवल में वाटर ही नहीं जा रहा है, सीप थ्रू ही नहीं हो रहा, ये मेटल रोड्स के कारण। और इसके कारण क्या हो रहा है, जो हमारी, जब वो ग्राउंड वाटर आपका नीचे रिचार्ज नहीं हो रहा,
जब आपकी एक्विफर्स रिचार्ज नहीं हो रहे, तो जो पानी की सप्लाई है वो तो या तो वो बराबर हो रही है या उतनी हो रही है, या दिन पर दिन वो कम होती जा रही है। क्यों? क्योंकि आपका एक्विफर्स रिचार्ज नहीं हो पा रहे हैं। ठीक है, इसके कारण क्या है कि पर जो आपकी ग्राउंड लेवल वाटर की डिमांड तो आपकी बढ़ ही रही है। ये हम आगे डिस्कस भी करेंगे जब हम एग्रीकल्चर करेंगे, तो उसमें हम पूरा एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ में हम देखेंगे कैसे क्यों उनकी डिमांड जो है नीचे ग्राउंड लेवल वाटर की इंक्रीज़ हो रही है। तो ये जो मिसमैच हो रहा है कि आपकी यूजेज ज़्यादा है पानी की, पर आपकी प्रॉपर रिचार्ज नीचे एक्विफर्स नहीं हो रहे, तो इसके कारण क्या है, हमारा वाटर टेबल का जो लेवल है वो डिप्लीट होता जा रहा है, वो कम होता जा रहा है। ठीक है, सो वन ऑफ द मेजर रीजन रिस्पॉन्सिबल फॉर डिप्लीशन ऑफ वाटर टेबल इज इंक्रीजिंग पॉपुलेशन। ओके बेटा, ये तो पहला हमने पॉइंट डिस्कस किया, इंक्रीजिंग पॉपुलेशन। अब हम आगे जो आता है एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़, मैं आपको पहले ही बता रही हूँ दोबारा से कि ये पॉइंट्स जो है इंटर रिलेटेड है, इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ एंड इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़। ठीक है, अब ये तो देखो एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़। अब इंडिया की हम बात करें, इंडिया में मेजर पॉपुलेशन आपकी कहाँ डिपेंडेंट है, किसके ऊपर डिपेंड है, वो एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड है फॉर देयर लाइवलीहुड्स। अब इंडिया में 2/3 ऑफ इंडियन पॉपुलेशन डिपेंड्स ऑन एग्रीकल्चर फॉर लाइवलीहुड। ठीक है, अब क्या ये जो लोग एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड है, मीन्स जो फार्मर्स डिपेंडेंट हैं, स्मॉल हैं या वो बिग हैं, जैसे मर्जी फार्मर्स हैं, वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी वे से वो रेन के ऊपर डिपेंड होते हैं। क्यों रेन के ऊपर डिपेंड होते हैं? जो रेन है वो अनप्रिडिक्टेबल है, पर वो रेन के ऊपर क्यों डिपेंड होते हैं? वो कहते हैं अभी हम या तो वो सीड्स लगाने से पहले बारिश की वेट होती है कि बारिश हो जाए अच्छी, फिर सीड सो करेंगे, या सीड सो करने के बाद में वो कहते हैं बारिश हो जाए अच्छी, फिर हम लोग जो है वो अपने हमारी ताकि जो क्रॉप है वो अच्छी हो। सो किसी ना किसी फॉर्म में जो फार्मर्स जो हैं वो डिपेंड हो रहे हैं एग्रीकल्चर के ऊपर कि इरिगेशन के लिए रेन बहुत अच्छा सोर्स है और नेचुरल सोर्स है, जिसमें उनको कोई मनी स्पेंड नहीं करनी पड़ती है। तो अब जैसे जैसे हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है, जब हमारी पॉपुलेशन बढ़ेगी तो देखो हमें एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ ज़्यादा करनी पड़ेगी। क्यों करनी पड़ेगी? क्योंकि हमारी फूड की डिमांड ज़्यादा बढ़ेगी, फूड ग्रेन्स की डिमांड ज़्यादा बढ़ेगी। अब फूड ग्रेन्स की डिमांड ज़्यादा बढ़ने के लिए क्या है, आपको एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ ज़्यादा करनी पड़ेगी। एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ के कारण क्या, फार्मिंग जो हमारी लार्ज स्केल पे होती है। अब जब हमारी फार्मिंग जो है लार्ज स्केल पे होगी तो उसके कारण वाटर की डिमांड भी बढ़ेगी। अब जब वाटर की डिमांड पड़ेगी तो फार्मर्स क्या करते हैं, ज़्यादा वो ग्राउंड लेवल वाटर यूज़ करते हैं। कैसे? ट्यूबवेल से या वो हैंड पंप से समर्सिबल लगाया होता है, तो उसके लिए आपको ग्राउंड वाटर लेवल वाटर चाहिए होता है, जो हम एक्विफर्स कहते हैं। तो ये जो एक्विफर से ये वाटर जो ज़्यादा इरिगेशन के लिए यूज़ हो रहा है बेसिकली, एंड इसका इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है, वाटर टेबल जो है आपकी उसकी डिप्लीशन हो रही है। ठीक है, तो ये अभी हमने 2 पॉइंट्स डिस्कस किए हैं, एक हमने इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, दूसरा एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़। अब थर्ड मेन एक्टिविटीज़, अब ये जो इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ में क्या है, अब देखो कोई भी एक्टिविटी है, जैसे हमने एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ से पहले मैंने आपको बता दी कैसे आपकी वो फार्मर्स जो है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रेन के ऊपर डिपेंड हो रहे हैं। इन द सेम वे जो इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ है उसमें भी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली तकरीबन जितनी इंडस्ट्रीज हैं सारी इंडस्ट्रीज़ को वाटर चाहिए, उनकी फंक्शनिंग प्रॉपर हो, स्मूथ फंक्शनिंग के लिए। अब जब उनको वाटर चाहिए, अब जब हमारी पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा इंक्रीज़ होगी है, तो अब जब उनको एग्रीकल्चरल गुड्स की ज़रूरत पड़ रही है तो उनको इंडस्ट्रियल गुड्स की भी डिमांड बढ़ रही है। इंक्रीजिंग पॉपुलेशन के लिए डिमांड भी तो बढ़ेगी ना, इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़, इंडस्ट्रियल गुड्स की भी डिमांड बढ़ रही है। अब जब वो इंडस्ट्रियल गुड्स की डिमांड बढ़ रही है, इंक्रीज़ हो रही है, तो उसके लिए नंबर ऑफ़ इंडस्ट्रीज ज़्यादा लगाएंगे, उनके प्रोडक्शन लार्ज स्केल पे करेंगे ताकि वो उनकी लोगों की डिमांड को, पॉपुलेशन की डिमांड को फुलफ़िल कर सके। अब वो डिमांड को फुलफ़िल करने के लिए बेसिकली इंडस्ट्रीज़ को क्या चाहिए, हर इंडस्ट्री को पानी की ज़रूरत है। वो मीन्स इंक्रीज इन द नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज मीन्स इंक्रीज इन द लेवल ऑफ वाटर कंजम्पशन। वाटर भी ज़्यादा बढ़ रहा है, ये कंजम्पशन ज़्यादा हो रही है। जब वो वाटर की कंजम्पशन ज़्यादा हो रही है, अल्टीमेटली क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है कि उसका वाटर टेबल जो है हमारा वो डिप्लीट हो रहा है। ठीक है,
कम्स टू डीफॉरेस्टेशन। डीफॉरेस्टेशन क्या होता है? डीफॉरेस्टेशन बेसिकली होता है जिसमें आपके पेड़ काट दिए जाते हैं, कटिंग ऑफ ट्रीज एट अ लार्ज स्केल पे ट्रीज की जो कटिंग हो रही है उसको हम डीफॉरेस्टेशन कहते हैं। अब देखो, जब हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है, जब पॉपुलेशन बढ़ेगी, लोगों की डिमांड भी बढ़ेगी, हाउसेस की डिमांड बढ़ेगी, रहने के लिए बेसिक नेसेसिटीज़ के लिए उनकी डिमांड बढ़ेगी। घर बनाने हैं तो उनको वुड की ज़रूरत है, या जो रिमोट एरियाज़ में रहते हैं उनको वुड जला के उन्होंने खाना बनाना है, कुछ करना है, तो उसके लिए क्या है, हमारे ट्रीज़ जो है वो कट हो रहे हैं। आप देखो, ये जो ट्रीज़ कट हो रहे हैं, ट्रीज़ तो हम काट लेते हैं क्योंकि इंक्रीजिंग पॉपुलेशन को की डिमांड को हमने करने के लिए, सिर्फ घरों के लिए नहीं हम ट्रीज़ कट कर रहे हैं, ट्री से हमारा पेपर भी बनता है, तो उसके लिए भी हम ट्रीज़ कट करें। अब ये जो हमारे ट्रीज़ कट होते हैं, देखा जाए, ये ट्रीज़ बहुत फैसिलिटेट करते हैं कि अंडरग्राउंड एक्वीफर्स जो है वो आपके रिचार्ज हो जाए। अब ये कैसे फैसिलिटेट करते हैं? अब आप बोलोगे ट्रीज़ कैसे फैसिलिटेट करते हैं? अगर पेड़ लगा हुआ तो कैसे वो हेल्प करते हैं कि एक्वीफर्स के नीचे एक्वीफर्स का जो लेवल है वो बढ़ जाए, रिचार्ज हो जाए। वो देखो, जब हमारे ट्रीज़, जो बड़े बड़े ट्रीज़ हैं, हमारे ट्रीज़ की रूट्स क्या काम करती हैं? ग्राउंड रूट्स बड़ी बड़ी होती हैं, वो क्या काम करती हैं? रूट्स जो है नीचे से वाटर को एब्जॉर्ब करती हैं, यही करती है ना। अब जब आपकी बारिशें ज़्यादा हो गई, पानी खड़ा हो गया, तो जितना पानी खड़ा हो जाएगा, जितनी रूट्स फैली हुई होंगी, उतना उसका एब्जॉर्प्शन लेवल भी बढ़ जाएगा ना ट्री का। पानी उतना ज़्यादा एब्जॉर्ब करेगा, पानी अपनी तरफ खींचेगा। जब वो पानी अपनी तरफ खींचेगा, जितना ट्री को पानी चाहिए उतना पानी उसकी रूट्स एब्जॉर्ब कर लेंगी, और बाकी सारा पानी कहाँ जाएगा? बाकी सारा अंडरग्राउंड लेवल में जाएगा, एक्वीफर्स का लेवल जो है वो बढ़ा देगा। ठीक है, तो अब ये तो है कि ट्रीज ऐसे हेल्प करते हैं, पर हमारे ट्रीज की डिफॉरेस्टेशन हो रही है, कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज या फॉरेस्ट हो रहे हैं कि हमने अपनी जो है नेसेसिटीज़ को फुलफिल करने के लिए हम ट्रीज़ को काट रहे हैं। अब जब ट्रीज़ की रिमूवल ऑफ ट्रीज़ हो रहा है, रिमूवल ऑफ ट्रीज़ के कारण क्या है कि आपके जो इफेक्टिव सीपेज एरिया है वो कम हो जाएगा। रूट्स कम होगी तो पानी एब्जॉर्प्शन लेवल कम हो गया, सीपेज लेवल कम हो गया, तो ऑब्वियसली वो नीचे ग्राउंड लेवल वाटर को जल्दी वो रिचार्ज नहीं कर पाएगा। तो इसके कारण क्या है कि जो हमने पहले वाले पॉइंट्स तीनों पढ़े थे, इससे पता चलता है जो हमने पहले तीनों पॉइंट्स पढ़े, वो तीनों पॉइंट्स जो हमने कौन से पढ़े थे, उससे हमारे वाटर की डिमांड बढ़ रही हुई है, वो पढ़े थे। ये आपको पॉइंट बताया गया है कि आप, जिससे आपको पता ये चल रहा है कि जो डिफॉरेस्टेशन हो रही है उसके कारण जो आपकी प्रॉपर जो अंडरग्राउंड वाटर है, एक्वीफर्स जो है वो रिचार्ज नहीं हो पा रहे, ये उसका पॉइंट बताया गया। ठीक है, ऑल दीज पॉइंट्स आर रिलेटेड टू, आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिप्लीशन ऑफ वाटर टेबल। अभी एक पॉइंट और है, कम्स अनइवन रेनफॉल। अब ये देखो, इंडिया की बात कर रहे हैं हम, इंडिया इज़ अ वेरी लार्ज कंट्री, बहुत बड़ी कंट्री है। इसमें कुछ एरियाज़ ऐसे जहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है, और कुछ एरियाज़ ऐसे जहाँ पे बारिश बहुत कम होती है। अब जैसे राजस्थान जैसा एरिया है, वहाँ पे बारिशें कम होती हैं, और जो आपके नॉर्थ ईस्ट में चल जाओ, असम साइड, आपकी बारिशें बहुत ज़्यादा होती हैं। तो कहीं पे वाटर अबंडेंटली अवेलेबल है, बारिशें बहुत हो रही हैं, कहीं पे वाटर की स्कार्सिटी है। तो इसके कारण क्या है, जो हमारी ये प्रॉब्लम, इसके कारण जो है हमारी जो वाटर शॉर्टेज की प्रॉब्लम को भी इंक्रीज़ हो रही है। जब वाटर प्रॉपर नहीं आएगा, बारिशें प्रॉपर नहीं होंगी, तो अंडरग्राउंड वाटर में तो फिल होने के चांसेस ही कम हो जाते हैं, एक्वीफर्स का लेवल तो नीचे ही रहेगा। तो इसके कारण आपके ये सारे के सारे पाँचों के पॉइंट्स आपके ऐसे ही रिलेटेड है, विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिप्लेशन ऑफ द वाटर टेबल। ठीक है बच्चे, बेटा अब इसमें हमारा लास्ट टॉपिक है जो हमने डिस्कस करना है इस चैप्टर में, वो है हमारा वाटर मैनेजमेंट का, कि हमने वाटर को कैसे उसकी प्रॉपर मैनेजमेंट करनी, कि जो हमारे पास अवेलेबल है, हमने कौन से एरियाज़, कौन से हमने सोर्सेज और एक्सप्लोर करने जहाँ से हमारे को पास पानी आ सकता है, और जो हमारे पास अवेलेबल है वाटर, उसको हम कैसे प्रेशियसली, उसको कॉशियसली हम उसको कैसे यूज़ कर सकते हैं ताकि वो हमारा रिप्लेनिशमेंट तक वो बात ना पहुँचे। ठीक है, वाटर मैनेजमेंट में देखो, ये जो अब
हमारे एक प्रॉपर कॉन्टीन्यूस मैचिंग होनी चाहिए वाटर रिसोर्सेज की और वाटर रिक्वायरमेंट्स की उस जगह की। अब किसी कोई जगह है जहाँ पे हमारी वाटर रिक्वायरमेंट की अगर ज़्यादा है, पानी की ज़रूरत ज़्यादा है, तो उसमें उतना ग्राउंड लेवल वाटर जो है हमारा रिचार्ज भी होना चाहिए ताकि हमारी उसकी प्रॉपर मैचिंग होती रहे। जितना अवेलेबल है उतनी हमारी यूजेज हो, सो डेट रिप्लेनिशमेंट उसकी जो है डिप्लीशन की नौबत ना पहुँचे। ठीक है, इसके बीच में हमारे वाटर मैनेजमेंट में कौन सी चीज़ें आ जाती है। एक आती है आइडेंटिफिकेशन ऑफ द सोर्स, वेरियस सोर्सेज अवेलेबल टू अस ऑफ वाटर, what are the various ways of prevention of preventing water की वाटर को जो अवेलेबल है उसको हम कैसे प्रिवेंट कर सकें। एंड द लास्ट कम्स द रिसाइकलिंग ऑफ वाटर, हाउ वी कैन रिसाइकल द वाटर दैट इज यूज। ये अब आगे आप चैप्टर में पढ़ोगे, आपको पता चले जब हम वेस्ट वाटर स्टोरी का चैप्टर करेंगे उसमें आपको सारा पता चलेगा कि जो हमारे पास वाटर है हम उसको कैसे, वेस्ट वाटर को हम कैसे उसको दोबारा रिसाइकिल करके यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब जैसे अब जो वाटर मैनेजमेंट है उसका मेन पर्पस क्या है। उसका मेन पर्पस होता है एक तो प्रिवेंट वेस्टेज ऑफ वाटर एट द सिविक अथॉरिटीज़ लेवल, मींस ऊपर हाई लेवल पे जो सिविक अथॉरिटीज़ लेवल है उस लेवल पे हम देखें कि वाटर की वेस्टेज को हम कैसे रोक सकते हैं। नेक्स्ट आता है कि जो इंडिविजुअल लेवल पे हम देख सकते हैं कैसे वाटर की वेस्टेज को हम रोक सकते हैं। जैसे इंडिविजुअल लेवल में आप घरों में देखते हैं, कईयों के घरों में टैप 24 आवर्स चलता ही रहता है, रनिंग वाटर बहता ही जा रहा है, तो वो बेसिकली क्या हो रहा है, वेस्ट हो रहा है वाटर। सो दैट शुड नॉट बी डन। उसको हमारे को कैसे हम वेस्टेज को हम रोक सकें ताकि वो पानी हमारा टैप्स जो है हमारी लीक ना करती रहे। अगर और नेक्स्ट क्या है, जो हम ओवरफ्लोइंग फ्रॉम टैंक्स या बकेट्स एक्सेट्रा। अब देखो आपकी नहीं देखा होगा जो आपके घरों में टंकियाँ हमने रखी हुई हैं या बकेट्स हम लगाते हैं, बकेट लगाते हैं, हम अपना काम करने लग जाते हैं तो ओवरफ्लो होती रहती है, पानी बहता रहता है, नीचे सारा पानी ड्रेन हो रहा है, सारा पानी वेस्ट हो रहा है। ये ऐसे टैंक्स है, टैंक्स में आप मोटर चलाते हो टंकी भरने के लिए, कई बार आप भूल जाते हो तो क्या होता है कि वो टंकी से वाटर ओवरफ्लो होता रहता है और वो पानी वो वेस्ट हो रहा है। तो ये वाटर मैनेजमेंट का क्या मेन पर्पस है, इन सारे जो आपके ये ओवरफ्लोइंग है, पानी की वेस्टेज है, उसको कैसे रोका जाए। ठीक है बच्चे, अब आगे बारी आती है हमारी रेन वाटर हार्वेस्टिंग की। रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या होता है ये आपने पहले भी पढ़ा हुआ है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या है, जो बारिशें मानसून के रीजन में या वैसे सीज़न में जो बारिशें आती है वो पानी को हम कलेक्ट करें एक जगह पे, और ताकि वो पानी को हम फ्यूचर में जब हमारे को ज़रूरत पड़े तब हम उस पानी को यूज़ कर सकें। तो ये जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग में क्या होता है, जो पानी जो रेन वाटर आ रहा है, जो बारिशें हो रही है, वो पानी जो है इट कैन बी स्टोर्ड इन टंका, बॉरी एंड रिजर्वियर्स। ये 3 चीज़ें हैं जहाँ पे हम स्टोर कर सकते हैं पानी। अब ये टंका क्या होता है, टंका बेसिकली अंडरग्राउंड टैंक को हम टंका बोलते हैं। उसमें जो बारिशों का पानी है वो सारे को स्टोर किया जाए और फिर उसको लेटर ऑन जैसे एज द नीड अराइजेस तो हम उस पानी को यूज़ कर सकें। देन नेक्स्ट कम्स बॉरी। बॉरी में क्या होता है, ओपन टैंक, जो खुले में टैंक्स होते हैं उनको हम बॉरी बोलते हैं। रेजर्वियर्स तो आप सबको पता ही, जो हमारे घरों में स्टोरेज, आजकल के घरों में जो स्टोरेज टैंक्स होते हैं, पानी जो टंकी में भर के रखते हैं उसको हम रेजर्वियर बोलते हैं। सो ये इन दिस वे यू कैन store the rainwater, you can collect the rainwater, you can store it and use it as and when the need arises. Okay, so अब एक और कॉन्सेप्ट आता है हमारा ड्रिप इरिगेशन का, क्योंकि मेन आपको एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ के लिए आपको पानी की बहुत ज़रूरत पड़ती है। ग्राउंड लेवल वाटर जो है फार्मर्स काफ़ी यूज़ करते हैं, जो हम टंकी से, जो हम ट्यूबवेल से या समर्सिबल से या आप हैंड पम्प से आप पानी यूज़ करते हो। सो ड्रिप इरिगेशन एक ऐसा मेथड है जिसके बीच में हम ज़्यादा नंबर प्लांट्स के ज़्यादा प्लांट्स को इरिगेट कर सकते हैं और कम पानी से। आप देखो, ज़्यादा पानी को इरिगेट करना, कम पानी, ज़्यादा प्लांट्स को इरिगेट करना कम पानी से इज़ अ वेरी चैलेंजिंग टास्क। तो इस टास्क में क्या है, जब आपके पास नंबर ऑफ़ प्लांट ज़्यादा है तो एक बहुत अच्छी ऑप्शन है ड्रिप इरिगेशन की। ड्रिप इरिगेशन में क्या होता है कि वो प्लांट्स, वो एक ना पाइप्स का नेटवर्क बिछा दिया जाता है और उसमें
जो आपके प्लांट्स है वहाँ पे रूट्स के पास वो पाइप्स लगी होती है और उसमें ऐसा होता है कि नोजल उसमें ऐसा लगा हुआ होता है कि मतलब हर कुछ टाइम के बाद में एक एक ड्रॉप पानी में सब प्लांट्स की रूट्स में जाता है। ड्रॉप बाय ड्रॉप पानी जाता है जिससे आपका पानी वेस्ट नहीं होता। वो पानी जब उस मतलब जितने टाइम का पीरियड उन्होंने रखा होता है उस टाइम पीरियड के हिसाब से वो उतनी देर के लिए पानी ड्रॉप बाय ड्रॉप प्लांट्स की रूट्स में जाएगा। इससे क्या होता है कि ज़्यादा प्लांट्स आपके इरिगेट हो जाते हैं और पानी आपका कम लगता है। नॉर्मली व्हाट हैपन्स, अगर हम ऐसे पाइप से पानी लगाते हैं प्लांट्स को, ज़्यादा प्लांट्स को अगर आप पाइप से पानी लगाओगे तो आप पाइप लगा दोगे सारी जगह, वो पानी अगर मतलब मान लो खड़ा भी छोड़ दिया तो व्हाट विल हैपन, जितना प्लांट्स को पानी चाहिए वो पानी यूज़ करेंगे, रूट्स एब्जॉर्ब करेंगे और बाकी सारा पानी कहाँ जाएगा, बाकी हम आपका ग्राउंड लेवल में जाएगा। सो इस चीज़ को बचाने के लिए कि हम पहले ही उसको ऑप्टिमली यूज़ करें पानी को, तो ये ड्रिप इरिगेशन का सिस्टम है, उससे क्या है प्लांट्स की रूट्स में जाएगा, ड्रॉप बाय ड्रॉप जाएगा, जिससे आपका पानी कम लगेगा और प्लांट्स आपके बहुत अच्छे, उनकी ग्रोथ उनकी होगी, उनकी हेल्थ बहुत अच्छी होगी। ठीक है, तो ये था हमारा ड्रिप इरिगेशन। नेक्स्ट बारी आते हैं, अभी तक तो हमने पढ़ा कि वाटर को मैनेज कैसे, जो सोर्सेस को एक्सप्लोर करो और उनको पानी की वेस्टेज को प्रिवेंट करो। नेक्स्ट आ रहा है कि कैसे हम पानी को कंजर्व कर सकते हैं। कंजर्व करने के लिए हमें क्या, ये आप घरों में नॉर्मली कर सकते हो, घरों में आप नॉर्मली कर सकते हो क्या, जैसे आप ये घर में देखो, घरों में नॉर्मली हाउस होल्ड्स में उसमें क्या होता है, अगर आपकी टैप लीक कर रही है तो कई हाउस होल्ड्स क्या करते हैं, लोग क्या करते हैं, वो पानी अगर लीक हो रही है होने दो, वो उसको चेक नहीं करा रहे। बट अगर हमने पानी को ऑप्टिमली यूज़ करना है, उसको कंजर्व करना है, तो उस केस में क्या है कि इमीडिएटली आपको, अगर आपकी टैप लीक करने लगी है, पानी उसमें से बह रहा है, तो आप उसको इमीडिएटली आप प्लम्बर को बुलाओ और उसको ठीक करवाओ, सो डैट आपकी जो कोई टैप जो है वो लीक ना हो, विदाउट यूज़ आपका पानी जो है वो बहता ना रहे। नेक्स्ट है कि नॉर्मली छोटे बच्चे क्या या बड़े क्या, सारे क्या करते हैं कि जब टीथ आप अपने ब्रश करते हो तो आप क्या करते हो, उतनी देर आप अपना टैप ऑन रखते हो। बट व्हाट वन शुड डू कि जब आपको ब्रश कर रहे हो आप सारा टाइम उसको टैप को चला के मत रखो, पर आप सिर्फ जब उसकी रिक्वायरमेंट है आपको पानी की तभी आप टैप चलाओ, अदरवाइज टैप को बंद कर दो। सो ये चीज़ जो है ये छोटे बच्चों को भी सिखानी चाहिए, सो डैट, क्योंकि छोटे बच्चों को पानी से बहुत प्यार होता है, पानी से खेलने से उनको बड़ा मज़ा आता है, तो वो टैप चला के रखते हैं और फिर वो ब्रश करते हैं। उससे क्या होता है कि उतनी देर वो खेलते भी रहते हैं पानी के साथ, वो पानी बहता रहता है, उनको पता भी नहीं चलता। सो दैट वी शुड नॉट डू। ठीक है, एक है, आप देखो, जो आप नहाते हो या आप कपड़े धो रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो उसमें क्या होता है कई बार हमें बकेट में पानी बच जाता है, तो वो जो पानी हमारा बच जाता है वो पानी को ऐसे ही थ्रो मत करो, उससे क्या करो, आप घर में मॉपिंग कर लो, पोछा लगा लो, या उस पानी से आप अपने प्लांट्स को वाटर दे दो, या आप अपने वॉशरूम वगैरह धो लो, वॉश कर लो, सो दैट दैट कैन बी यूज, दैट वाटर शुड बी यूज। इन द सेम वे जैसे हमारे घर में हमने सबके घरों में आजकल वो वाटर प्यूरीफायर लगे हुए हैं, तो वाटर प्यूरीफायर में वाटर की वेस्टेज बहुत ज़्यादा होती है। सो जो उसमें वाटर जो है वेस्ट हो रहा है, दैट शुड नॉट बी थ्रोन इन द ड्रेन्स। वो पानी को आप एक बकेट में स्टोर कर लो और फिर उसको यूज़ कर लो। ये जो मैंने अभी आपको पर्पसेस बताए हैं, वाटरिंग द प्लांट्स, मॉपिंग द फ्लोर और वॉशिंग द क्लोथ्स, वॉशिंग द योर फ्लोर, बाथरूम्स एंड वेडाज एंड ऑल, उनमें आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट कम्स के अवॉइड यूजिंग अ शावर एंड यूज़ अ बकेट फुल ऑफ वाटर। नॉर्मली बच्चों को शावर से नहाने में बड़ा मज़ा आता है, उनको पानी शावर में उनको अच्छा लगता है पानी शावर से नहाना, बट शावर में आपकी वेस्टेज ऑफ वाटर बहुत ज़्यादा है। सो उसकी बजाय आप एक बकेट में पानी भरो और उससे आप नहाओ, तो उसमें पानी कम यूज़ होगा और शावर में आपका पानी ज़्यादा यूज़ होगा। दैट इज़ अनदर वे टू कंजर्व द वाटर। नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अगर आप लोगों को पता है कि पानी कितना ज़रूरी है, कितना एसेंशियल रिसोर्स है, जो ये नेचुरल रिसोर्स है जो हमारा ख़त्म हो जाएगा अगर हम उसको ऐसे ही यूज़ करते रहे, ऐसे वो बहता रहा,
तो अगर आपको आपके नेबरहुड में कहीं पे दिख रहा है कोई ऐसे ही वेस्ट कर रहा है पानी को, वेस्ट हो रहा है उसके घर में पानी बहुत ज़्यादा, टैप चलती जा रही है या वॉट एवर, पानी ऐसे ही बहता जा रहा है, तो इस केस में इट बिकम्स योर ड्यूटी टू स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर टू द पीपल। कि अगर आप अवेयरनेस स्प्रेड करोगे तो उससे क्या लोगों को पता चलेगा पानी हमारे लिए कितना ज़रूरी है, तो वो ऑप्टिमली उसको यूज़ करेंगे, सो डैट पानी की हमारी जो है डिप्लेशन वाटर टेबल की ना हो और पानी की हमारी स्कार्सिटी ना हो। ठीक है, सो ये डिफरेंट स्टेप्स है जो हम सब लोगों को करने लेने चाहिए सो एज टू कंजर्व द वाटर। ठीक है बेटा, is all about today's video. If you find any difficulty, you are most welcome to give your feedback in the comment box, and if you like this video, do like it and share it with your friends so as to spread the knowledge, and thanks for watching.